बनर्जी ने तो अमित शाह को सीधे पेन ड्राइव का राज खोलने की चुनौती ही दे दी है, जिसके बाद सियासी घमासान और तेज होने के आसार हैं। ममता बनर्जी की बांग्ला में दी गई ये चुनौती जरा सुन लीजिए बांग्ला से, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट कर आपको जरूर हम बताएंगे कि आखिर इन्होंने कहा क्या है, और जो साथी बांग्ला समझते हैं उनके लिए तो और भी आसान है। जरा सुनिए ममता बनर्जी कह क्या रही हैं। কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। সাথে আছে এক জগন্নাথ। জগন্নাথ ধামের জগন্নাথ নয়, পুরীর জগন্নাথ নয়, বড় ডাকাত জগন্নাথ বিজেপি। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামলে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। तो सुना आपने, यहां ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके पास पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव, जी हां, जिसमें कोयला तस्करी घोटाले से संबंधित जुड़े हुए सबूत हैं। और ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र की एजेंसियां यानी ईडी और केंद्र सरकार ज्यादा दबाव डालेंगी तो वो सब राज खोल कर रख देंगी और पूरे देश में इसका जो मैसेज है वो ठीक नहीं जाएगा, पूरा देश दंग रह जाएगा। ममता बनर्जी ने कल की रैली में हजारों लोगों के सामने कहा कि अमित शाह या मोदी को उम्मीद नहीं होगी कि कोई सीटिंग सीएम इस तरह से उनको चुनौती देगा। ऐसी सियासी धौंस तो बीजेपी ही दिखाती रही है, लेकिन अब उसे पलटकर सुनने मिला है, यानी ईडी की रेड वाला दांव बंगाल में बैकफायर कर रहा है। इधर ममता सरकार ने आज आईपैक पर ईडी की छापेमारी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट एप्लीकेशन दाखिल कर दी, और दूसरी तरफ कैविएट दाखिल कर ममता सरकार ने शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि अगर इस मामले में कोई भी याचिका या अपील दायर की जाती है तो राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। आपको बता दूं कि सरकार के इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अदालत किसी भी एक तरफा आदेश से पहले संबंधित पक्ष को सुनवाई का पूरा अवसर दे। दरअसल तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को अंदेशा था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और उसका अंदेशा सही निकला, क्योंकि ईडी अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने एक याचिका दाखिल कर दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के हेडक्वार्टर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित घर पर एजेंसियों के सर्च ऑपरेशन में दखलंदाजी की और रुकावट यानी बाधा डाली। अब दोनों पक्ष अदालत में हैं, यानी पश्चिम बंगाल सरकार और खुद ममता बनर्जी, और दूसरी तरफ से ईडी, ये दोनों पक्ष अदालत में हैं। तो फैसला किसके पक्ष में जाएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी पश्चिम बंगाल में पस्त दिख रही है दोस्तों। इधर उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर के बाद बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है, और कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस बात से परेशान हैं कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो 2.25 करोड़ नाम काटे गए हैं उनमें ज्यादातर बीजेपी के वोटर हैं जिनके नाम कट गए हैं। इसी के बाद अब उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी नए नवेले अध्यक्ष हैं, उनके साथ योगी ने एक वर्चुअल बैठक की है, जिसके बाद हर बूथ पर कम से कम 200 वोटर जुटवाने की योजना बीजेपी बना रही है। और इधर अखिलेश यादव ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि एसआईआर में पीडीए वोटर्स का नाम काटने की बड़ी साजिश योगी सरकार कर रही है। आइए जरा सुन लीजिए। चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीए समाज का काटने का
और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में यह बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200, और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है? तो उत्तर प्रदेश का हाल, सूरत हाल आप देख रहे हैं और बता रहे थे यहां अखिलेश यादव कि किस ढंग से बीजेपी यहां प्लानिंग कर रही है हर बूथ पर 200 वोटर्स को बढ़ाने का, और इसमें बीजेपी अपने हिसाब से काम करेगी, अंदेशा यहां पर जता रहे हैं अखिलेश यादव। तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन दो राज्यों में बीजेपी चुनाव के लिहाज से परेशान है। वहीं जिस तरह बिहार में उसने बड़ी फतह हासिल की है, वहां भी अब नीतीश कुमार का होना क्या बीजेपी को खटक रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं आज अचानक सवाल कैसे उठ रहे हैं और क्यों यहां पर हम इस बात को लेकर आ रहे हैं आपके सामने कि बीजेपी को नीतीश बाबू क्यों खटक रहे हैं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के बड़े नेता रहे केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर उन्हें, यानी वहां के मुख्यमंत्री और इनके साथी केसी त्यागी के साथी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को यानी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की सिफारिश की है। केसी त्यागी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए, जीते जी मिल जाए। आपने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत दिया, लेकिन इनको जिंदा रहते हुए दे दीजिए। आपने अटल बिहारी वाजपेयी को मरणोपरांत दिया, लेकिन इनको जिंदा रहते हुए यानी नीतीश बाबू को जिंदा रहते हुए दे दीजिए। इसके बाद जीतन राम मांझी ने भी नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग कर दी और खुशी जताई है। चिराग पासवान का भी यही स्टैंड है। लेकिन जेडीयू ने यानी जनता दल यूनाइटेड, जिसके मुखिया हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 साल से, उन्हीं की पार्टी ने इस बात से किनारा कर लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि हाल के दिनों में केसी त्यागी के कई बयान आए हैं और यह पार्टी के आधिकारिक स्टैंड नहीं है। आइए जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी। राजीव रंजन जो जेडीयू के प्रवक्ता है, और प्रवक्ता अगर कह रहा है तो बात में दम है, तभी तो कह रहा है, क्योंकि पार्टी का स्टैंड क्या है वो बता रहा है। सुनिए जरा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, पूरी तरह से राज्य की जनता की सेवा निरंतर कर रहे हैं। हाल के दिनों में केसी त्यागी जी के अनेक बयान आते रहे हैं और दरअसल पार्टी की गतिविधियों से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो पार्टी में है या नहीं, ये भी आम कार्यकर्ता को नहीं पता है। उनके बयान निजी क्षमता में लगातार आ रहे हैं, पार्टी का उनके बयानों से कोई लेना देना नहीं है। तो सुना आपने, बहुत बड़ा बयान है दोस्तों, बहुत बड़ा बयान। राजीव रंजन जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कह रहे हैं कि केसी त्यागी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि नहीं, पार्टी में हैं कि नहीं। जेडीयू के कार्यकर्ताओं को यह भी अभी तक पता नहीं है कि वो पार्टी में हैं कि नहीं। उनके वक्तव्यों को जेडीयू से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, यह राजीव रंजन कह रहे हैं। इस बयान से जाहिर है दोस्तों कि जेडीयू अभी नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग से सहमत नहीं है, क्योंकि नीतीश इस बात को जानते हैं कि अगर उन्हें भारत रत्न दिया गया तो बदले में शायद सीएम की कुर्सी ले ली जाए और फिर अडवाणी जी की तरह उनका राजनीतिक संन्यास करवा दिया जाए। नीतीश शायद इस बात को भी समझ रहे हैं कि उन्हें अचानक सर्वोच्च सम्मान से नवाजने की खबरें बीजेपी के उकसावे पर आ सकती हैं, वरना मांझी, चिराग पासवान, इन तमाम नेताओं ने नीतीश से को भारत रत्न दिए जाने की जो डिमांड है उस पर सहमति क्यों जताई है। ये नेता नीतीश से दूरी बनाने वाले नेता जो हैं, ऐसे ये नीतीश से दूरी बना चुके हैं। आप याद कीजिए, चाहे वो मांझी हो या चिराग पासवान हो, अभी भले एक साथ हैं, और ऐसे नेता एकदम से उन पर मेहरबान क्यों हो रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और शायद नीतीश बाबू समझ रहे होंगे। बीजेपी की चालों को डिकोड करना अब आसान होता जा रहा है दोस्तों। महाराष्ट्र में भी
बीएमसी चुनाव में, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव है वहां, उस चुनाव से पहले बीजेपी जितने दांव पे चल रही है सब उसके विरोधी और साथी समझ रहे हैं। अजीत पवार ने तो कहा है कि डरा धमकाकर दल बदल करवाया जाता है। अब संजय राउत ने खुलकर कह दिया कि हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं चलने देंगे। आइए जरा सुन लीजिए संजय राउत को। महाराष्ट्र, इग्नोर करना चाहिए। क्या ये चुनाव हिंदू मुस्लिम पे किया जा रहा है? नहीं, बीजेपी अगर कोई करता है तो उनको जूते से मारना चाहिए। अगर कोई जातिवाद करता है, हाँ। हिंदू मुस्लिम करता है, क्या हिंदू मुस्लिम का संबंध है यहाँ? जी बिल्कुल। यहाँ लोकल प्रश्नों के लिए चुनाव है, नागरिक सुविधा के लिए चुनाव है। एक शहर की महानगर पालिका हम चुनने जा रहे हैं, तो यहाँ धर्म की राजनीति क्यों करते बीजेपी के लोग? लेकिन बीजेपी को ये नशा है, जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करते तब तक वो चुनाव में नहीं जा सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। लोगों को ये पूरा खेल समझ में आया है और मुंबई की महानगर पालिका के ऊपर हमारा भगवा लहराएगा, यह हमें पूरे विश्वास है। तो सुन रहे थे आप, यहां संजय राउत साफ साफ कह रहे हैं कि अगर चुनाव में कोई हिंदू मुस्लिम करता है तो उनको जूते से मारना चाहिए। यह बड़ा बयान है जो सीधे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को खारिज कर रहा है। आइए दोस्तों, आपने देख लिया महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, इधर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और उधर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। और इन तमाम राज्यों को अगर एक साथ समेटने की कोशिश करें तो फिर आप समझेंगे कि इधर दिल्ली में क्या चल रहा है। क्या रणनीतिक तौर पर, रणनीतिक मोर्चे पर बीजेपी की बुरी हार हो रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह बीजेपी को रणनीतिक मोर्चे पर बुरी हार मिल रही है और विपक्ष कैसे चौतरफा वार कर रहा है। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। सीधे पटना से अनिल कुमार राय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इधर दिल्ली से 2 साथी हमारे जुड़े हुए हैं। अंशु नैथानी जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे सबसे पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, ममता बनर्जी ने कैबिनेट दाखिल कर दी। कैबिनेट का मतलब ही है कि हमको भी सुनिए, और वो पहले ईडी से पहले उनको पता था कि ये जाएंगे वहां, क्योंकि कल जो कुछ हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मामला इससे पहले जो वो कह रही हैं, जो अभी आप लोगों ने सुना कि मेरे पास पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव की कहानी कैसे आ गई? क्या ये पेन ड्राइव सचमुच है या ये सियासी तौर पर सिर्फ कहा जा रहा होगा, ऐसा मान लिया जाए? राजनीति में, और वो भी सड़क की राजनीति में, ममता बनर्जी से शायद नरेंद्र मोदी भी पार ना पाए, क्योंकि सड़क की राजनीति नरेंद्र मोदी ने भी नहीं लड़ी है, आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। भले वो कहें कि 1974 में और इमरजेंसी के समय और 1971 में भारत बांग्लादेश, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का जो मुठभेड़ चल रहा था उसमें भी वो थे। चलिए, वो सब देखेंगे, वैसे ही जैसे चाय बेचते थे। लेकिन यहाँ आपको लगता है अमलेंदु जी कि ममता बनर्जी का ये वक्तव्य, ये बयान दूर तक जा सकता है, पेन ड्राइव आगामी चुनाव में? राजीव जी, ये बहुत आगे तक जा सकता है। और आपको याद होगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे, अपनी कोट की जेब में फर्जी पर्ची रखे हुए राजीव गांधी को सत्ता से अपदस्थ कर गए थे कि उनकी जेब में वो पर्ची है जिसमें बोफोर्स कांड के लोगों के नाम लिखे हुए हैं और कहाँ जो स्विस बैंक खाते हैं वो सब उसमें नाम लिखे हुए, और बाद में माफी भी मांग ली थी। तो वो तो राजीव जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी को हरा दिया था, जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह भी, राजीव जी, सड़क पे संघर्ष करने वाले नेता नहीं थे, तो राजा भी थे साथ साथ। तो ममता बनर्जी जो है वो तो स्ट्रीट फाइटर हैं, सड़क पे लड़ती हैं। और ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ चुकी हैं, वाम दलों के खिलाफ भी लड़ चुकी हैं और बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रही हैं। अब अंदर से किससे मिली भगत रहती है वो मसला अलग का है। लेकिन ये जो पेन ड्राइव का मसला आ गया है राजीव जी, अब जो संदेश जा रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में, वो संदेश ये जा रहा है कि इस पेन ड्राइव में अमित शाह के मामले में कुछ टिप्पणियां हैं और शायद कुछ लिंक इनके होंगे, और इसलिए ममता बनर्जी इतनी चौड़ी छाती करके कह रही है कि तुम्हारा इस पेन ड्राइव में मामला है और मैं ये सब बता सकती हूँ, लेकिन देश में चूंकि इसका बुरा असर पड़ेगा तो इसलिए मैं खामोश हूँ, देश के वास्ते खामोश हूँ, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। तो राजीव जी, अब ये मुद्दा तो एक बन गया है। दूसरी बात ये कि जो जिन शुभेंदु का वो नाम ले रही हैं,
वो शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में ही थे, ममता बनर्जी के ही राइट हैंड थे। और राजीव जी, ममता बनर्जी के कई जो राइट हैंड रहे हैं वो सब नारदा सारदा घोटाले में सब फंसे रहे हैं, तो लिंक भी कुछ ना कुछ होंगे। तो शुभेंदु अधिकारी के बारे में हो भी सकता है कुछ चीजें हो, और अमित शाह के लिए अब वो कह रही हैं तो हो सकता है कि यही हो। अब राजीव जी, शंकाएं ये भी व्यक्त की जा रही हैं सत्ता के गलियारों में और राजनीति के गलियारों में कि क्या आईपैक के दफ्तर पे जो ईडी की रेड पड़ी वो वास्तव में इस पेन ड्राइव को हासिल करने के लिए ही डाली गई थी, और ये भनक लग गई थी कि कोई पेन ड्राइव है और उसमें अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी के कोयला जो तस्करी है उससे जुड़े कोई मामले हैं और वो उस पेन ड्राइव में है सबूत उसमें, तो वो सबूत जो है वो उनसे जब्त कर ली जाए, इसके लिए वहाँ छापा डाला गया। और ममता बनर्जी जो छापे के बीच जाके उन्हें मालूम था ये पेन ड्राइव कहाँ रखी हुई है, वो पेन ड्राइव उठाकर ले आएंगे। अब ये जो राजीव जी चर्चा चल रही है इस पर देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने तो कह दिया है वो डिफेमेशन केस करेंगे। अरे डिफेमेशन केस करोगे, जब उस पर फैसला होगा तब होगा। फिलहाल तो ये है कि इस समय चुनाव में क्या होने जा रहा है, आपके पास क्या इसका जवाब है कि ममता बनर्जी के पास पेन ड्राइव में सबूत है कि आप जो है कोयला तस्करों से आपके पास पैसा आता है, अब वो अमित शाह तक पहुंचता है, ये वो आरोप लगा रही है। इस आरोप कह रहे हैं कि शुभेंदु पैसा लेता है और अमित शाह को देता है, अमित शाह को देता है, साफ साफ यही कह रही है, साफ साफ कह रही शुभेंदु अधिकारी पैसा, साफ साफ कह रही है कि शुभेंदु अधिकारी पैसा लेते हैं और अमित शाह को देते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने तो चलिए अपने ट्विटर पर लिख दिया कि हम डिफेमेशन केस करेंगे, लेकिन अमित शाह जी ने अभी तक क्यों नहीं कुछ कहा है राजीव जी कि मेरे पास पैसा नहीं आता है, ममता बनर्जी झूठ बोल रही है या गलत बोल रही है, और ऐसा कुछ नहीं है। अमित शाह की तरफ से आना चाहिए। जेपी नड्डा कल कोलकाता में ही थे, मतलब पश्चिम बंगाल में ही थे, जेपी नड्डा ने वहां से कोई बयान क्यों नहीं दिया? हमने तो नहीं देखा जेपी नड्डा का बयान कोई, या अमित शाह का बयान कि ममता बनर्जी मिथ्या वाचन कर रही है इस तरह की, कोई जो पैसा नहीं आता है अभी तक नहीं आया है। बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल कोई इस पे खंडन भी नहीं आया है। तो ये राजीव जी समझा जाता है कि कुछ ना कुछ मामला तो निश्चित तौर पे होगा। ममता बनर्जी जब दम ठोक कर कह रही हैं कि मेरे पास ये सबूत हैं और मैं इसको ज्यादा मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं और मैं इसको जगजाहिर कर दूंगी, और उसके बाद से राजीव जी बीजेपी के खेमे में देखिए बिल्कुल हलचल एकदम नहीं है, खामोशी छा गई है, सन्नाटा छाया हुआ है एकदम से। तो जो भी अब जो ममता बनर्जी कह रही हैं तो फ्रंट फुट पर आकर कह रही हैं, तो इसका असर राजीव जी देखिए चुनाव में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर जो है जो चाणक्य साहब हैं उनकी रणनीति पर पड़ रहा है कि चाणक्य की कैसी रणनीति थी कि अपने बुने जाल में ही जो फंसते चले जा रहे हैं और इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वरना तो चाणक्य साहब आगे बढ़कर आपको रोकना चाहूंगा। ये चाणक्य वर्ड शब्द से मुझे बड़ी तकलीफ होती है, ये शब्द मत कीजिए, और ये बीजेपी के लोग भी अब अमित शाह के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। और एक चाणक्य अपने इतिहास का एक बहुत शानदार किरदार है, बहुत शानदार किरदार है, तो चाणक्य को चाणक्य रहने दीजिए और आज के लोगों को चाणक्य मत बनाइए प्लीज़, है ना। इसलिए आप इसको विड्रॉ कर लीजिए। कल भी आप कह रहे थे और आज भी मैं कह रहा हूं, इसको बहुत उसके साथ कह रहा हूं कि आप इसको विड्रॉ कर लीजिए। और अब तो बीजेपी के लोग भी नहीं कहते हैं अमित शाह के लिए चाणक्य, और आप क्यों आगे बढ़ा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है। खैर, लेकिन इसको विड्रॉ कर लें तो बेहतर होगा, अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि वो किरदार बहुत शानदार किरदार है और बहुत कुछ अब जिस भी ढंग से लिखा गया है उस किरदार पे वो बहुत शानदार लिखा गया है, पढ़ के अच्छा लगता है, मज़ा आता है। जीवन की कुछ सच्चाइयों से हम लोग दो चार होते हैं, इसलिए भी और खासकर मौर्य वंश की बात जब होती है तो एक शानदार। लेकिन अब कहाँ वो चाणक्य और कहाँ आप आज की बात कर रहे हैं? थोड़ा आज के किरदारों पे आते हैं। हमारे साथ दो और साथी हमारे जुड़ गए हैं। धनंजय जी हमारे साथी बहुत एक लंबे अंतराल के बाद जुड़े हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है। मुंबई में बहुत कुछ चल रहा है, आपसे समझेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का एक बार स्वागत फिर से। अमलेंदु जी, अपनी बात आगे बढ़ाइए आप। चलिए राजीव जी, मैं वापस ले लेता हूँ। चाणक्य को मैं नहीं कहूँगा, बीजेपी उनको कहती थी, वो खुद भी चाणक्य कहते थे, लेकिन अब वो जब उन्हीं के लोग नहीं मान रहे तो हम काहे को कहें, ये बात भी आपकी सही है। और वैसे तो नाम बदलने में बड़े माहिर हैं, ये घनानंद को ही चाणक्य बना सकते हैं, तो हो सकता है इन्होंने नाम परिवर्तन कर दिया हो, तो ये कुछ भी कर सकते हैं राजीव जी मेरा। लेकिन जो राजीव जी इनके रणनीतिकार है, मतलब मुख्य रणनीतिकार अमित शाह समझे जाते हैं, रणनीतिकारी कहा जाए, वो रणनीतिकार बंगाल में फेल होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। कल को क्या होगा हम नहीं कह सकते, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जो नजर आ रहा है उसमें बीजेपी के जो मुख्य रणनीतिकार हैं वो बुरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और विपक्ष का जो चौतरफा वार हो रहा है, बीजेपी उससे घायल और आहत दिखाई पड़ रही है। कोई रेमेडी फिलहाल बीजेपी को बंगाल में नजर नहीं आती है राजीव जी, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को लाइए, जरा समझते हैं। और प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, कुछ मुद्दों को आप सुन चुके होंगे, कुछ मुद्दों को यहां समेटने की हम कोशिश कर रहे हैं। और रणनीतिक तौर पर कैसे यहां बीजेपी बुरी हार झेल रही है। अब हार का मतलब यह नहीं कि चुनाव में ही हार जाए तभी वह हार है। रणनीतिक मोर्चे पे आप हारते हैं और यह लगातार दिखाई दे रहा है। विंटर सेशन से आप देख रहे होंगे, विंटर सेशन, और अब तो इसी महीने की 28 तारीख से बजट सेशन आने वाला है। लेकिन उससे पहले उधर नीतीश बाबू को निपटाने की शुरुआत हो गई है। नीतीश बाबू को भारत रत्न दे दो, और मांग कौन कर रहा है? तो केसी त्यागी। और केसी त्यागी पर उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता खुले तौर पे कह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी में है भी नहीं है। जब हम आएंगे अनिल कुमार रॉय साहब के पास तो ये और विस्तार से बताएंगे। एक तो ये बात है। दूसरी तरफ एसआईआर पे हम लोग बाद में भी 2-4 और एपिसोड बनाएंगे, जिस पे उत्तर प्रदेश के एसआईआर पे बात करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, उस पर और खुल के बात करेंगे। लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो यहां की है, पश्चिम बंगाल की है, और जिसमें अब पेन ड्राइव बीच में लेकर ममता बनर्जी आ गई हैं। ये पेन ड्राइव की कहानी जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि इस पेन ड्राइव से ममता बनर्जी में और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की राजनीति में एक फर्क ये है, प्रशांत जी आप सब समझते होंगे, सहमत होंगे मेरी बातों से, कि ममता बनर्जी सड़क, और कल आप भी बता रहे थे, नंदीग्राम, सिंगूर, ये यहां से निकली हुई ममता बनर्जी हैं, उससे पहले भी। लेकिन ये उस दौर की बात मैं कर रहा हूं, 2009 की बात कर रहा हूं, 2006, 7, 8 की बात कर रहा हूं, उस दौर की। और वहां से निकली हुई ममता बनर्जी, ये पेन ड्राइव कहां तक, कितना आगे ममता बनर्जी की राजनीति को और इस बिल्कुल सामने मुहाने पर चुनाव है ले जा सकता है? रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी में कहते हैं कि नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जी, पहले विवेक मर जाता है। यही दिखाई दे रहा है कि एसआईआर में आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे थे। जी, एसआईआर के जरिए आपने बिहार को ले लिया, कोई लहर किसी को नहीं दिखाई दी थी, बाद में कुछ लोगों को लहर दिखाई दी, लेकिन 90% स्ट्राइक रेट की लहर बिहार में एसआईआर ने पैदा की। उत्तर प्रदेश में राजीव जी 54 ऐसी सीटें हैं जहां 5000 वोटों से हार जीत हुई है, और एसआईआर वहां पे क्या कर रहा है उसका मैं एक छोटी सी बानगी रखूंगा। उसके बाद आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में यही काम हो रहा था, और पूरी ममता बनर्जी हो चाहे विपक्ष हो, वो डिफेंसिव थे, कि वो असहाय थे कि करें क्या, सिवाय इसके कि हेल्प सेंटर बना दें, लोगों की मदद करें। लेकिन वो तो बीएलओ के को बाईपास करके प्री फिल्ड फॉर्म आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, एल्गोरिथम जो कि नाम उड़ा रहे हैं। तो असहाय थी पॉलिटिकल पार्टियां कि क्या करें। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पे सुनवाई नहीं कर रहा, वो सेमिनार कर रहा है, आप भी सुनते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की सेमिनार है जो वहां चल रही है, कोई फैसला उसमें नहीं हो पा रहा है और ना होगा। वैसे ही होगा जैसे अमरिंदर जी कल बता रहे थे कि 8 तारीख को सुनवाई थी, 8 तारीख को सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, माननीय दोनों बेंच के दोनों जजों ने, कि अभी बहुत अहम मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, इसके बाद एसआईआर पे बात करेंगे। वो अहम मुद्दा क्या था? कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स, वो बहुत अहम मुद्दे हैं। जिसकी जुबान नहीं है, जो कुछ बोल नहीं सकते, उनके प्रेमी, डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स, इन दोनों के बीच, पेट के खिलाफ कोई पेट के पक्ष में, ये दोनों के बीच लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है। ये बहुत अहम मुद्दा है अहम, लेकिन एसआईआर उससे ज्यादा अहम है। बट वहां कहा गया, टिप्पणी पे मैं नहीं जाता हूं, आप भी सही कह रहे हैं, बस ये रख रहा हूं। और आप जानते हैं कि हम लोग उस दिन अपनी मुलाकात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मैं दिन भर इंतजार कर रहा था कि एसआईआर पर सुनवाई हो और हम लाइव लेके आए, नहीं हुई सुनवाई। जी, तो सुप्रीम कोर्ट से कोई मदद नहीं मिलती दिखाई दे रही है। पॉलिटिकल पार्टियां हेल्पलेस हैं, क्या करें। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
आप देखिए उनके बयान, आज भी उनके बयान आए हैं किस तरीके से वो 200 पर पोलिंग बूथ को बढ़ाने की बात हो रही, सब कुछ हो रहा है, और उसके बीच में आप ईडी लेकर घुस गए आईपैक के दफ्तर में। अब ममता बनर्जी, ये उम्मीद नहीं बीजेपी ने की थी कि ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया ऐसी आएगी, क्योंकि ईडी का खौफ जो है वो केवल दो ही लोगों ने तोड़ा है, राजीव जी, राहुल गांधी ने और ममता बनर्जी ने। जी, बाकी सब विपक्षी पार्टियां भी ईडी से डर जाती हैं। राहुल गांधी ने परवाह नहीं की, और फाइनली वो कोर्ट ने अब वो नेशनल हेराल्ड का मामला किनारे कर दिया, और ममता बनर्जी ने उसको, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बाय टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, आमने सामने आके खड़े होकर लड़ ली वो। बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। और अभी जेपी नड्डा की बात हो रही थी, बीजेपी क्यों नहीं तैयार है, उसका भी कारण है। एक तो बीजेपी के अंदर, क्योंकि किसी को नहीं मालूम होता है कि बीजेपी में कि अमित शाह और मोदी के लेवल पे क्या होने जा रहा है, किसी को कोई खबर ही नहीं होती। इन लोगों को मीडिया से खबर लगती है, जैसे नोटबंदी के बारे में अरुण जेटली को मीडिया से खबर लगी थी, वित्त मंत्री थे उस वक्त। तो इन लोगों को खबर नहीं होती। और दूसरा है कि जेपी नड्डा अब एक सप्ताह के मेहमान हैं, जी, वह कार्यकारी अध्यक्ष आ चुके हैं, और वो एक सप्ताह के अंदर, यानी 14 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद, वो औपचारिक रूप से विदा हो बाहर जाएंगे। हो जाएंगे। जी, तो ये जो ट्रांजिशन फेज है, जेपी नड्डा भी इस जाड़े में आग सेक रहे हैं कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, करो। तो बीजेपी के अंदर भी बहुत सहमति नहीं दिखाई दे रही है, जिसको कहते हैं कि लड़ने की इच्छा। और बीजेपी का जो कंस्ट्रक्ट है, जो नैरेटिव है, आप देखिए कि बीजेपी का जो नैरेटिव है वो बेसिकली गांधी परिवार को लेकर और हिंदू मुसलमान को लेकर। उसके अलावा तीसरी कोई चीज होती है तो बीजेपी के सिलेबस के बाहर की चीज है वो। ये बीजेपी के सिलेबस के बाहर की लड़ाई आ गई, और इसलिए ममता बनर्जी ने इसमें कई गोल एक साथ कर दिए। आपने ध्यान दिया होगा कि कांग्रेस और सीपीएम के भी बहुत ही वैसे बयान आए ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए। जी, वो क्यों आए हैं कि ममता बनर्जी ने एंटी इनकम्बेंसी को साफ कर दिया। जो वो सोच रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी होगी तो कुछ वोट बीजेपी को मिले, कुछ हम लोगों को भी मिलेगा, तो वो एंटी इनकम्बेंसी का बुखार ममता बनर्जी ने उतार दिया। इसलिए नाराजगी वहां भी है। तो जो भी नाराजगी ममता बनर्जी से थी, जो आरोप थे, वो सब अब बड़ी लकीर खींच दी ममता बनर्जी ने। और सबसे अहम बात यह है कि देखिए इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, अदालतें कैसे काम करती हैं। सच बात ये राजीव जी कि ये कागज उड़ा के देखते हैं कि हवा का रुख किधर है। जी, और अगर जनता बहुत खिलाफ है, जनता सड़कों पर है, जनता में आक्रोश है, तो कोर्ट भी थोड़ा सा जो है वो पीछे हटता है कि नहीं, इसमें उसके ऊपर भरोसा कम होगा। और जो सच बात भी है कि अगर कोर्ट ऐसे मामले पे कल अगर ममता बनर्जी की गिरफ्तारी का आदेश दे दे, आप सोचिए क्या होगा। 250 कोर्ट सीटें आएंगी भी- ममता बनर्जी को। जी, आज ही बोल रहा हूं, 250 सीटें आएंगी। और अगर आप बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कानून के हिसाब से देखें तो कोर्ट को ममता बनर्जी की गिरफ्तारी का आदेश दे देना चाहिए। जो ईडी के आरोप है उस आधार पे, जो कि हमेशा कोर्ट, ईडी और पुलिस जो मांग कहती है कोर्ट कर देता है। तो अगर कोर्ट ये काम कर दे तो जनता का जो आक्रोश है, जनता का जो गुस्सा है, जनता का विश्वास कोर्ट के प्रति कम होगा। इसलिए कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। देखिए जज जो है वो 24 घंटे का जज होता है, वो कहीं भी सुनवाई कर सकता है, अपने घर में कर सकता है, वो कहीं सिक्योर प्लेस में भी सुनवाई कर सकता है। तो सुनवाई तो हो सकती थी, ऐसा नहीं कि सुनवाई नहीं हो सकती थी। अगर वहां पर भीड़ थी तो पीछे के दरवाजे से जाके जज साहब अपने घर पर सुनवाई कर सकते थे।
किसी और सिक्योर प्लेस में सुनवाई कर सकते थे और फैसला कर देते, लेकिन उस फैसले से बात और बिगड़ जाती। इसलिए बीजेपी के अंदर भी अब बहुत ही असहज स्थिति है, और वह असहज स्थिति दो कारणों से है। एक तो कि सिलेबस के बाहर की लड़ाई है, और दूसरा कि ट्रांजिशन फेज है बीजेपी में। नए अध्यक्ष जो है वो आने वाले हैं, पुराने जाने वाले हैं, और ये ट्रांजिशन फेज है। गलत समय चुना बीजेपी ने और अमित शाह ने या मोदी ने, जो भी सेंट्रल, मैं मोदी अमित शाह को अलग अलग करके नहीं देखता हूँ। तो इसलिए ये शुरुआत जो हुई है बंगाल के इलेक्शंस की, वो पहले ही जो है जिसको कहा जाए कि आप साइकोलॉजिकली जो है हार करके आप वहाँ पे जा रहे हैं बंगाल में, और वो बिहार की तरह से इतना आसान नहीं होगा जैसे हो सकता था। सेकेंड राउंड में आऊँगा तो यूपी के बारे में दो एक आंकड़े दूंगा, यूपी में SIR में क्या चल रहा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा अंशु जी के पास आना चाहता हूं, जल्दी से स्क्रीन पर ले आए। अंशु जी, जरा आपसे समझूं, उत्तर प्रदेश नहीं, पहले पश्चिम बंगाल ही चलते हैं। ममता बनर्जी की इस राजनीति को, इस सियासत को, जहां सीधी चुनौती नहीं, कोई बयान नहीं, पर्सनली चले जाना, ईडी के सामने फाइल लेके चले आना, इसको कैसे देखा जाए? इसकी दो तरह से आलोचना, कहीं समालोचना, कहीं आलोचना, कहीं कुछ और हम लोग देख रहे हैं अलग अलग मीडिया में, अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से किए जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए सियासी तौर पर, तो क्या इससे तृणमूल कांग्रेस को बेनिफिट है? और क्या यहाँ ईडी के नाम से जो एक भय, एक डर का वातावरण रहा है, उसमें कहीं ना कहीं और लगाम लगाने की कोशिश है कि चुनाव से पहले अब आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना इसी ढंग से, क्योंकि पहले राहुल गांधी, फिर ममता बनर्जी, और आगे हो सकता है स्टालिन और बाकी लोग हों, करें। इसलिए कैसे देखती हैं इसको आप? ये जो पूरा प्रकरण हुआ है ईडी के छापे का आईपैक पर, और इसमें जो ममता बनर्जी का पूरा रिएक्शन आया है और जिस तरीके से वो सामने खुलकर आई है और सीधे अमित शाह पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो मैं यही कहूंगी कि पूरी की पूरी बाजी उन्होंने पलट दी है। बीजेपी का तो हमेशा ही ये खेल रहता है, आप देखिए जहां पर भी चुनाव होते हैं उससे पहले जो रूलिंग पार्टी होती है उसके ऊपर इसी तरह CBI, ईडी, ये तमाम एजेंसी उसके छापे शुरू हो जाते हैं। ये हमने झारखंड में भी देखा था कैसे हेमंत सोरेन के ऊपर इस तरह से लगातार उनको फंसाया गया था और उनके ऊपर तमाम मामले डाले गए थे, और ऐसे कई जगह देखते हैं कि उनकी यही स्ट्रैटेजी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से फेल कर गई है और बीजेपी को यहाँ मुंह की खानी पड़ गई है। टाइग्रेस जो कह रहे हैं ममता बनर्जी को उनके दल के नेता, तो वो शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक टाइग्रेस की तरह से उन्होंने हमला किया है, एक शेरनी की तरह। और केवल ना वो वहां ऑफिसेज में पहुंची, अपनी फाइल्स लेकर आई, उन्होंने कोलकाता की सड़कों पर मार्च निकाला, और इस बीच उनके सारे सांसद हैं जो वो पहुंच जाते हैं अमित शाह के घर, घेराव कर लेते हैं, और किस तरह से वो कर रहे हैं वो नजर आ रहा है कि पूरी आक्रामक रणनीति से उन्होंने मुकाबला किया। इसकी बिल्कुल उम्मीद बीजेपी को नहीं रही होगी, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जो ये ईडी है, CBI है, ये सब तो बस हमारे ऐसे बेहतरीन प्यादे हैं कि इससे तो हम कभी हार ही नहीं सकते और ये कभी गलत नहीं जा सकते। लेकिन अब ये इतना गलत चले गए हैं कि जिससे बीजेपी का नुकसान तय नजर आ रहा है। अब देखिए दोनों पक्ष कोर्ट में चले गए हैं। अगर कोर्ट में भी आप मान लीजिए किसी भी तरह से अगर ममता बनर्जी के खिलाफ कोई फैसला आता है या कुछ चीज ऐसी आती है, तो साफ तौर से उन्हीं को सहानुभूति भी मिलेगी और उनको विक्टिम की तरह भी देखा जाएगा, और इस तरह भी देखा जाएगा कि वो ही एक इतनी हिम्मती नेता है आज के दौर में, इतनी हिम्मती CM है, ऐसे तो कोई नहीं कर सका, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर हमने देखा था उस समय हेमंत बिस्व शर्मा के साथ भी ऐसा ही किया था उन्होंने। हालांकि वो बाद में शामिल हो गए, लेकिन स्ट्रैटेजी यही रहती है बीजेपी की। लेकिन ममता बनर्जी जैसा हिम्मत और साहस तो कोई नहीं दिखा पाया, और पूरा उन्होंने खेल पलट दिया, पूरी बाजी यहाँ पर उन्होंने पलट दी है। तो अगर अब कोर्ट में भी उनके अगेंस्ट में कोई फैसला आता है, तो इससे जो है चुनाव पूरी तरीके से बदल जाएगा, TMC को और ममता बनर्जी को इसका फायदा मिलेगा। आप ये देखिए, बिल्कुल सही कह रहे थे प्रशांत जी की एंटी इनकम्बेंसी को भी खत्म कर दिया है यहाँ पर ममता बनर्जी ने,
कि उन्होंने तो अपने आप को ही अदर साइड ऑफ दिखा दिया है कि बीजेपी जुल्म ढा रही है और हम उनसे संघर्ष कर रहे हैं। ममता बनर्जी हमेशा अपने आप को एक संघर्षशील नेता पोर्ट्रे करने में सफल रही है और ये जो चीजें हैं वोटर्स के मन में उनके प्रति जो एक पॉजिटिविटी है या उनकी एक ये लड़ाकू की छवि है उससे उनको मजबूती देती है। तो यही छवि उनकी यहाँ पर मजबूत हुई है। जब वो सिंगूर में भी बैठी थी आंदोलन में, आपने सही कहा, उन्होंने सड़कों की राजनीति हमेशा की है। 25-25 दिनों का उन्होंने वहां पर भूख हड़ताल की, इतने दिनों तक वो बैठी रही। हालांकि उसको कुछ भी कहा जाए कि वो राज्य के हित में था या नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी जिजीविषा से, अपने सड़क की कहा जाए पॉलिटिक्स से और इस तरह से आंदोलन से, हड़ताल से उन्होंने फैसले पलटवाए हैं। और बीजेपी ने उनको खुद मौका दे दिया है कि वो आज लोगों के सामने एक ऐसी नेता ना नजर आए कि जिनकी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हो, बल्कि उनको एज अ विक्टिम या उनको संघर्ष करता हुआ वो सड़कों पर वो नजर आ रही है। तो बीजेपी ने तो इतना बड़ा हथियार उनको खुद ही दे दिया, परोस के थाली में दे दिया कि ममता जी आपको यहाँ हीरोइन की तरह नजर आना चाहिए, एक संघर्षशील नेता की तरह नजर आना चाहिए, क्योंकि आप हैं जिन्होंने ईडी की इतनी बड़ी, जो कभी नहीं सोच सकते थे कि वहां वो पहुंच गई, फाइलें उठा के ले आई और खुलेआम चुनौती दे रही हैं अमित शाह को कि पेन ड्राइव है मेरे पास और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, राज हैं, ये राज खुल गए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और मैं केवल देश हित में नहीं कह रही हूँ। और इसमें उसी शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया है, तो इसमें ममता जी के मैं कहूंगी कि दावे में बहुत दम भी नजर आता है, क्योंकि ये शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में ही थे। तो अभी ये जो कड़ियां जुड़ रही हैं उनकी बातों में दम लग रहा है। और बिल्कुल सही अमलेंदु जी कह रहे हैं कि उस समय जब वीपी सिंह लड़ाई लड़ रहे थे और जिस तरीके से राजीव गांधी पर आरोप लगाए जा रहे थे बफोर्स तो मामले को लेकर, तो एक वो कागज निकालते थे, उस कागज में क्या था किसी को नहीं पता था, लेकिन उस कागज के दम से पूरी जनता को मोटिवेट कर लिया गया और चुनाव जीत लिया गया। तो पेन ड्राइव में तो फिर भी लगता है कि ममता दीदी के पास कुछ हो सकता है, कुछ ठोस सबूत, क्योंकि इसमें शुभेंदु अधिकारी हैं, तो वो कुछ ऐसे ही नहीं कह रही होंगी। लेकिन पेन ड्राइव में क्या है ये तो बहुत बाद में खुलेगा, लेकिन जनता के सामने तो उन्होंने ये एक मुद्दा बहुत बड़ा उठा दिया, दे दिया कि किस तरह से कोयले के स्कैम में किस तरह से ये पैसा है वो अमित शाह के पास पहुंच रहा है, वो भी शुभेंदु अधिकारी के मार्फत। और ये लोग इसको जरूर इसका विश्वास करेंगे। मुख्यमंत्री है वो वहां, शुभेंदु अधिकारी पहले उनकी पार्टी में रहे हैं, ये खेल कैसे चलता है, पेन ड्राइव का उन्होंने जिक्र किया है। तो ये तो कहते हैं कि ताश के पत्तों में जैसे पूरी बाजी पलट दी जाती है ना, जैसे क्रिकेट के मैच में होता है कि 2020 मैच में एक टीम बड़ा जीत रही होती है, लेकिन अचानक जो दूसरी साइड के खिलाड़ी हैं उनके 2-3 खिलाड़ियों को जब वो आउट कर देते हैं उनके सही बैटिंग लाइन के, तो खेल कैसे पूरा पलट जाता है। तो ममता दीदी ने यहाँ पे खेल पलट दिया है और अपने आप को उन्होंने संघर्षशील और एक जिसे कहा जाए एक लड़ाई लड़ने वाली, एक जुझारू एक नेता के रूप में पेश किया है। तो यहाँ तो अब ये सवाल ही नहीं होगा, उसे ममता जी से कोई इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे कि आपके इतने सालों के शासन को लेकर सवाल की बात नहीं होगी। अब बात यहाँ ये मुद्दा होगा कि केंद्र सरकार या कैसे बीजेपी येन केन प्रकरण चुनावों को जीतने के लिए कुछ भी करती है, चाहे वो एसआईआर हो। एसआईआर के मामले को भी लेकर अभी ईसीआई को चिट्ठी लिख चुकी है ममता बनर्जी कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको हिरास करने के लिए ये सारी प्रक्रिया की जा रही है। तो वो हर जगह से अपनी लामबंदी कर रही हैं। दिल्ली में भी जो उनके तमाम नेता हैं वो घेराव कर लेते हैं, सड़कों पे नजर आते हैं, ममता बनर्जी को देख रहे हैं कि कितना सपोर्ट कर रहे हैं, जब महुआ मोहित्रा और ये सब डेरेक ओब्रायन सबको घसीट के ले जाया जा रहा है। ये सारी छवियां लोगों के अंदर जाती है, वो उसको देखते हैं। ये आजकल इमेज एंड परसेप्शन सबसे बड़ी चीज है और ये परसेप्शन बना दिया ममता बनर्जी ने। और ये परसेप्शन बनाने में खुद बीजेपी ने उनको सहयोग किया। कहेंगे जिसे ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पे ही पूरा पैर दे मारा है बीजेपी ने। अब वो ऐसे किससे कैसे बचेंगे? आप कह रहे हैं कोई बयान नहीं आया है, क्या बयान दें वो? शुभेंदु अधिकारी ने जरूर ट्वीट किया हो, लेकिन अब इतना बड़ा आरोप है तो अब क्या बोलेंगे अमित शाह इस पर? तो एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर कैच कर लिया है और ममता बनर्जी यहाँ आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। जो दूसरे प्रदेशों में जिस तरह से इन्होंने कर लिया वो ये बंगाल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बंगाल एक बहुत अलग तेवर का राज्य है। ममता बनर्जी एक बहुत अलग तेवर के मुख्यमंत्री हैं जो
सत्ता शासन में भी रहते हुए विपक्ष की राजनीति भी करती हैं और उसको बड़ा स्ट्रांगली करके दिखाती हैं। सेंटर के विरुद्ध वो जिस तरह से बोलती हैं, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध भी वो जिस तरीके से तमाम बयान देती हैं और अमित शाह के खिलाफ भी वो जिस तरह से आई इस पूरे ईडी के छापों के प्रकरण में आईपैक के बाद, तो ये साफ दिख रहा है कि उन्होंने पूरा बदल दिया है, पलट दिया है खेल को। जी बीजेपी वर्सेस टीएमसी तो है ही है, अब ये बिल्कुल ममता वर्सेस मोदी एंड शाह हो गया है और ये एक बहुत बड़े लेवल पर इनको ले गई है और चुनाव में टीएमसी को फायदा नजर आ रहा है। अगर न्यायालय में इनको कुछ नुकसान होता है तो भी टीएमसी को फायदा होगा, ये मुद्दा उछलता है पेन ड्राइव का तो भी टीएमसी को फायदा होगा। अब देखना होगा बीजेपी को कोई नया दांव, कोई नया पैंतरा लाना होगा इससे भी बढ़कर, और देखते हैं कि वहां पर अब क्या षड्यंत्र रचा जाएगा, क्योंकि उनके तो एक मतलब सधे हुए फॉर्मूले थे, वो वही यूज कर रहे थे। ईडी, एसआईआर जो उन्होंने बिहार में किया, दूसरे स्टेट में किया, लेकिन यहां ममता दीदी ने काफी उनकी रणनीति को धक्का पहुंचाया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की बात आप कर रहे हैं, जरा चलते हैं बिहार। अनिल कुमार रॉय साहब, आखिर ये चल क्या रहा है, जरा समझें आपके जरिए। हम पश्चिम बंगाल भी, और पश्चिम बंगाल पे आप कुछ कहना चाहते हैं जरूर जोड़िए, लेकिन नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की सिफारिश, डिमांड अभी से क्यों? जी धन्यवाद। सबसे पहले एक छोटी सी टिप्पणी पश्चिम बंगाल के मामले पर, इसके बाद फिर बिहार की बात करूंगा कि राजनीति हमेशा परसेप्शन पर चलती है और ममता बनर्जी ने पेन ड्राइव का मुद्दा उछाल करके परसेप्शन क्रिएट किया है कि भाजपा या उसका जो संगठन है या उसके जो लोग हैं तो पूरी तरह भ्रष्टाचार पर आधारित है। यह मैसेज देने में वह कामयाब हो गई है। दूसरी बात कि जिस तरह फाइल उठा लेने की बात है, जो साहस उन्होंने दिखाया है, या जिस तरह लोगों के पास जाती है कि राजनीति में हमेशा हीरो को पसंद किया जाता है और ममता बनर्जी ने अपने इस कृत्य के द्वारा, अपने इस काम के द्वारा हीरो के रूप में अपने को, पश्चिम बंगाल की हीरोइन के रूप में अपने को स्थापित कर दिया है। जी जी जी, जी। लेकिन उत्तर, यहाँ बिहार जी, अब बिहार की बात करते हैं कि केसी त्यागी जी बहुत पुराने आदमी हैं, संघर्ष करके और काबिल भी आदमी हैं। मैं उनकी प्रशंसक, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका प्रशंसक भी रहा हूँ। वे पढ़ने लिखने वाले भी आदमी हैं, लिखते भी हैं। लेकिन एक बात आपने गौर की कि सारी काबिलियतों के बावजूद केसी त्यागी जी कभी भी किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं रहे। सांसद बने वो अलग बात है, लेकिन किसी बहुत महत्वपूर्ण पद पर राजनीति में वो नहीं रहे हैं, कि हमेशा लगभग एक उपेक्षित रहे हैं। जदयू के महासचिव भी थे। अभी इस बात को रिलेट करके राजीव रंजन जी के उस बयान के साथ रिलेट करके देखिए कि हाँ, उसके पहले एक बात और याद कर लीजिए कि अपनी इसी उपेक्षा के कारण कि उनके लड़के ने देखा कि जदयू में अब इनका कोई स्थान नहीं है, अब तो बूढ़े हो गए कि अब जदयू में कोई स्थान नहीं पा सके। उनका लड़का निराश होकर के, मैं उसको निराश होना कहता हूँ कि निराश होकर के वह भाजपा में चला गया है। तो इस बात को राजीव रंजन जी के बयान के साथ रिलेट करके देखिए कि उन्होंने कहा है कि वो जदयू में है भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब कि जदयू में उनका अब कोई स्थान नहीं है। यह राजीव रंजन कह रहे हैं, यह प्रमाणित कर रहे हैं कि जदयू में उनकी कोई पूछ नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ये अब चूंकि वे भी राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए अपनी महत्ता को स्थापित करने के लिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने नीतीश जी की नजर में कि इस बात को है सो कहा कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए।
लेकिन इसके साथ ही दूसरे आयाम पर भी नजर रखनी चाहिए लोगों को कि यही बात जीतन राम मांझी भी दोहरा रहे हैं कि निश्चित रूप से और बिहार की जो राजनीति है वो आपको अभी भी संशयग्रस्त और स्थिर दृष्टि से आप उसको देखेंगे कि अभी भी लगेगा नहीं कि सब कुछ स्थिर हो गया है। अभी भी दाव पेच जैसे लग रहा है कि कोई किसी को ढकेल करके आगे बढ़ जाना चाहता है, कोई किसी को पीछे खींच देना चाहता है। इस तरह की राजनीति अभी भी यहाँ पर चल रही है। सरकार बन जाने के बावजूद, बाहर से सब कुछ स्थिर स्थिर दिखने के बावजूद अंदर से भीतर घात चल रहा है। तो यह बात, जिस बात की तरफ आपने शुरुआत में इशारा किया था कि यह हो सकता है कि उनको यह प्रदान करके और राजनीति के पद पर से उनको खींच करके हटा दिया जाए और उनकी वही दशा की जाए, कर दी जाए, या उसको उसके लिए सही शब्द दुर्दशा शब्द होगा कि उनकी वही स्थिति कर दी जाए जो लाल कृष्ण आडवाणी की। अब तो आपको भारत रत्न मिल गया है, अब आप आराम से मार्गदर्शक मंडल में रहिए, कुछ अपना कहना सुनना होगा तो कहिएगा, हमको जरूरत पड़ेगी तो सुनेंगे, न जरूरत पड़ेगी तो न सुनेंगे। तो हमको लगता है कि एक तरफ केसी त्यागी नटसिल में, एक तरफ केसी त्यागी संभव है कि अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए नीतीश कुमार का उन्होंने यह बयान दिया हो। दूसरी तरफ यह भी बहुत ज्यादा संभव है, और ज्यादा संभव यह बात है कि लोग, चूंकि उनका लड़का भी बीजेपी में है, तो ये लोग नीतीश को सत्ताच्युत करके वहां पर बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री स्थापित करना चाहते हो। शायद यह राजनीति भीतर ही भीतर चल रही होगी। जी, ये भीतर भीतर की राजनीति और क्या चल रही है वो बता रहे हैं अनिल कुमार रॉय साहब हमारे साथ जुड़े हुए सीधे पटना से, और इधर मुंबई से जुड़े हैं हमारे साथी धनंजय जी। मुंबई में ही हैं या कहीं और चले आए हैं? मुंबई में हैं। चलिए, चुनाव करवा के ही निकलिए, दही चूड़ा खाने के लिए बिहार जा सकते हैं आप 15 तारीख। लेकिन दूसरी बात यहाँ महत्वपूर्ण जरा आपसे करना चाहता हूँ, जिस पे अभी हम लोग चर्चा कर भी रहे हैं शुरुआत से ही, जिसमें ममता बनर्जी की बात हम कर रहे हैं। आपको लगता है क्या ये पेन ड्राइव की कहानी दूर तक चली गई है या जा सकती है? कैसे देखा जाए इसको? अनम्यूट कीजिए, उल्टा, आप उल्टा अनम्यूट करते हैं, उलट दीजिए जरा, आवाज नहीं आ रही है धनंजय जी की। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, बिल्कुल तो बुलंद जिस आवाज। तरीके से पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का इकबाल चला, उसमें लगा कि यही दोनों शेर हैं देश में, बाकी कोई बचा नहीं। और आम आदमी जो है, कल तक जो नशे में था कि राम मंदिर बनेगा और हम हिंदुओं का राष्ट्र बन जाएगा और पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, आम आदमी को लगातार निराशा हो रही है। वो निराशा बिहार में है, वो निराशा उत्तराखंड में है, वो निराशा उत्तर प्रदेश में है, वो निराशा महाराष्ट्र में भी। और निराशा की कई वजह हैं। एक सबसे बड़ी वजह ये है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी वजह है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है। तीसरी वजह है कि दुनिया में जो डंका बज रहा था वो भी फूट गया। अब कोई मानने को तैयार नहीं कि डंका बज रहा था हमारा, दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा था। तो अब बचा क्या? अब था कि ये जिद कर रहे हैं यार, ये जबरदस्ती SIR करा करके ये तो दादागिरी कर रहे हैं। अब ये तर्कपूर्ण तरीके से, या कहिए एक था कि उम्मीद के सहारे अब नहीं बढ़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि SIR कराएंगे, जिसका मन करेगा वोट काट देंगे, जिसका मन करेगा रहने देंगे, जैसे मन करेगा हम शासन करेंगे, कोई बोलेगा नहीं। और अगर कोई बोलेगा तो उसको मीडिया के थ्रू हम बेइज्जत करवाएंगे, संसद में बेइज्जत करेंगे, और उसकी जितनी बुराई की जा सकती है करेंगे। कांग्रेस को लेकर के तो यही रणनीति अपनाई इन्होंने। और जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश रहे या जहां कांग्रेस पार्टी उनके मुख्य विपक्षी दल के तौर पे रही, वहां बड़ा आक्रामक रूप लिया। कांग्रेस आक्रामक इसलिए हुआ कि कांग्रेस ने उसी तरीके से जवाब नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस RSS में अंतर है। कांग्रेस पार्टी गांधी और नेहरू इसमें है, और अब हाल के वर्षों में जब से राहुल गांधी उठ के खड़े हुए
तब से नेहरू और मजबूती से सामने आए हैं, देश के सामने और कांग्रेस पार्टी के सामने। अब जो है, अब वो कांग्रेस के लोग जो है या राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी से होड़ इस बात की नहीं ले रहे हैं कि आपने अगर ईंट फेंका है तो मैं आपके घर में पत्थर फेंक दूं। लेकिन ये जो रीजनल पार्टियां हैं ना, उनकी थाती यही है, ईंट का जवाब पत्थर है। अगर ईंट का जवाब वो पत्थर नहीं देंगे तो जैसा कि अंशु जी बता रही थी कि हेमंत सोरेन ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया। हेमंत सोरेन उस तरह के आदमी नहीं है, इसलिए रिएक्ट नहीं किया उन्होंने। लेकिन ये जो ममता दीदी है, ममता दीदी जब कांग्रेस में थी और जब शुरुआती राजनीति थी तब भी उनकी राजनीति वैसी ही थी। और ममता दीदी के साथ एक और पॉइंट जुड़ता है कि ममता दीदी कभी ये बोली नहीं कि मैं चाय बेचने वाली की बेटी रही या चाय बेचती रही या क्या करती रही। लेकिन ममता बनर्जी जिस सादा जीवन, जिस तरह का सादा जीवन जीती रही, हवाई चप्पल में चलती रही। एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो कह रही थी कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पे जो पैसा मिलता है वो भी मैं नहीं लेती हूँ, और मैं जो कुछ लिखती हूँ, उसका आर्टिकल लिखती हूँ, वगैरह वगैरह लिखती हूँ, उससे मुझे किताबें लिखी है मैंने, उससे मुझे पैसे आते हैं, मेरे लिए वो काफी है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाले थे, गरीब आदमी थे, लेकिन क्या क्या करते हैं सबको पता है। कितने कपड़े बदलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से एकदम सोफिस्टिकेटेड बन गए हैं और किस तरह से एलीट बन गए हैं। ममता बनर्जी एलीट नहीं है, वो अभी भी वहां है। अब जो प्रयास किया इन लोगों ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया लेकर के गए कि घुसपैठिया आ गए। अब उनके लिए सबसे दिक्कत ये हो गई राजीव भाई कि वहाँ मतुआ समाज जो है, बड़ा समाज है, जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, और बताया जाता है कि दलितों की जो आबादी है पश्चिम बंगाल में, उसका 17%, 17% हिस्सा जो है मतुआ समाज के लोग हैं, जो बांग्लादेश के हैं और यहाँ अपनी नागरिकता चाह रहे हैं। फिर देखिए कि जिस तरीके से बीच में उभरा, शाहरुख खान का मैटर उभारा गया, बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले लिया और गद्दार हैं, बांग्लादेश में इतने हिंदू मारे गए, वगैरह वगैरह किया इन्होंने। लेकिन दुर्भाग्य इनका ये रहा कि ये जो उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है सरधाना विधानसभा क्षेत्र में, और उसके बाद जो इसके पहले जो अंकिता भंडारी वाली जो घटना थी, जिस तरह से उभरी है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से विपक्ष उठ के खड़ा हुआ, या कहिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस उठ के खड़ी हुई, 17 लोग या 18 लोग गंदा पानी पी करके मर गए, ये कुल मिलाकर के, और ट्रंप ने जो हाल किया, कुल मिलाकर के मोदी को बैक फुट पर आना पड़ा। मोदी जी की कोई आवाज निकल नहीं रही है। मैं कह रहा हूँ जैसे पानी में डूब रहा व्यक्ति तैरना अगर नहीं आता है तो कैसे अकबकाता है। अभी मोदी जी और बीजेपी की हालत यही है, अकबका रहे हैं, क्या करें। और ममता दीदी ने इतना लाउड रूप ले लिया है, जो कि वो अपने नेचर के अनुसार है। वो कोई कम मतलब वो ऐसा नहीं कि वो उन्होंने जान के लिया है, ऐसा सोचा, प्लान किया, कुछ नहीं, वो उनका वही नेचर है। और जो उन्होंने कहा है, जो सीडी की बात और जो पेन ड्राइव की बात आप कर रहे हैं जी, अब सब तो कहावत कहते ही हैं कि हमाम में सब नंगे हैं। तो क्या ममता दीदी तो बीजेपी के साथ भी रही हैं? नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं जानती है ममता जी? हम आप पत्रकार जानते हैं, ढेर सारी बातें भले नहीं कहते हैं, लेकिन क्या ममता जी नहीं जानती है? और ममता जी जो है रीजनल पार्टी है, एक गैर हिंदी प्रदेश है पश्चिम बंगाल। आप ये मत समझिए हिंदी पट्टी है। गैर हिंदी प्रदेश में जब उन्होंने बंगाली अस्मिता का सवाल उठाया, बीजेपी वाले लोग क्या कर रहे हैं, गौर कीजिए, वहां के लोग वहां कर रहे हैं जो हालत बांग्लादेश की है, हिंदुओं की जो हालत बांग्लादेश में, वही पश्चिम बंगाल में है। अरे क्या बोल रहे हो, कहाँ है पश्चिम बंगाल में? आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, इतना हंगामा मचाया? वो संदेश खाली याद है? संदेश खाली में प्रधानमंत्री जाकर के कह रहे थे कि ये हो गया, इतना ये हुआ, वो हुआ। क्या हुआ, क्या मिला आपको, क्या ढूंढ कर लाए आप? तो तमाम मोर्चों पर बीजेपी ने जो नैरेटिव खड़ा किया, वो नैरेटिव आम आदमी को दिखाई पड़ा कि यह फॉल्स नैरेटिव। फिर वंदे मातरम को लेकर के जिस तरह के तमाशा किया, वंदे मातरम जो है, आपको पसंद है क्या वंदे मातरम? वंदे मातरम आप गा रहे थे क्या? तो कुल मिलाकर के इन्होंने अपनी मिट्टी खुद पलीद की। लेकिन वो मिट्टी पलीद ज्यादा इसलिए हो गई है कि अब मीडिया जो है, जो गटर मीडिया है, गटर मीडिया के पास भी तारीफ करने के कोई शब्द नहीं रहे। और आप इसका उदाहरण ले लीजिए कि वो जो खूब जोर जोर से चिल्लाते थे, अंग्रेजी में बोलते थे, कौन भारत चैनल है जिसके जो गोस्वामी जी हैं, वो अब खिलाफ बोलने लगे। उनके अभी रिपोर्टर को धकिया दिया उत्तर प्रदेश में, भाग इधर से, और ये इसको कहते हैं कॉलर पकड़ के धक्का दे देना पुलिस वाले। ये तो अब इनकी हैसियत हो गई है। तो
फिर ट्रंप ने जो किया आज भी कि भैया हमसे बात ही नहीं किया ये आदमी। तो किसी मोर्चे पे नरेंद्र मोदी जिस मोर्चे पे काम कर रहे थे, वो हालांकि मैं जानता हूं कि वो नैरेटिव खड़ा किया गया था मीडिया के द्वारा, सबसे बड़ा उसमें रोल मीडिया का था। अब मीडिया जो है खुद बैकफुट पे है, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा हो गया है। आप याद कीजिए कि एनडीटीवी ने ही इंदौर वाले प्रकरण में हाईलाइट किया, इंदौर वाले प्रकरण को जो जवाब दिया उस पत्रकार ने, वो एनडीटीवी का पत्रकार, वहां के ब्यूरो चीफ, जिन्होंने एडिटर वहां के, जिन्होंने कहा कि भाषा तो ठीक करो। तो ये उनको भी अपनी जगह बचानी है, और ये समझ में मुझे लगता है बीजेपी को भी आ गया है कि अब चला चली का बेरा है, अब निकल लो इधर से। और निकलते निकलते होते हैं ना कि जब घर खाली करते हैं तो खूंटी उखाड़ लेते हैं, कुछ इधर अलमीरा नोच लेते हैं, उधर से फलाना लेके चले जाते हैं, ये यही कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बेइज्जत होके जाने वाले, इतनी आसानी से जाएंगे नहीं, इनको अभी बेइज्जत होना भी बाकी है। और जिस निर्लज्जता से उत्तराखंड में इनके मुख्यमंत्री धामी बोलते हैं, उतनी निर्लज आदमी आपने देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा है, कोई देखा हो तो बताइएगा। देखिए, खबरें बहुत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, खबरें अंकिता भंडारी के का आप जिक्र कर रहे हैं। इधर मेरठ में जो घटना घटी, थोड़ा सा आपने शायद उसको टच करने की कोशिश की। एक महिला की हत्या कर दी जाती है, एक बच्ची को उठा लिया जाता है, महिला जाती है, उसकी माँ जाती है, उसके पीछे भागती है, जबकि बच्ची के साथ क्या हुआ ये पता नहीं, माँ की हत्या कर दी जाती है। अभी से थोड़ी देर पहले ये गाजीपुर बॉर्डर पास में ही है, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, जहां किसानों का आंदोलन हुआ था, वहां से गुजर रहे थे। पहले कांग्रेस के लोग जाना चाहते थे, रोक दिए गए, और फिर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद वो जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। फिर वो अपनी कार से उतरकर पैदल ही दौड़ते दौड़ते आगे चले गए, और मीडिया को रोक दिया गया है। वो बॉर्डर पे अभी बहुत ही हलचल तेज़ है, इसी दिल्ली बॉर्डर पे बहुत तेज़ है, और चूंकि हमारे ऑफिस के बिल्कुल बगल में वो बॉर्डर है, तो बहुत सारी चीज़ें हम तक आ रही हैं, और उस बॉर्डर पे रोक दिया गया है, और यहाँ से लेकर मेरठ तक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ बैरिकेडिंग हो गई है पुलिस की कि ये नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को किसी तरह पकड़ लिया जाए, क्योंकि वो जा रहे हैं वहाँ मिलने। देखिए, एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि को जाने से रोकने के लिए पुलिस छावनी बना लेती है, लेकिन उन अपराधियों को रोकने के लिए, उन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस कहाँ है ये आता पता नहीं है। ये पता न चले इसलिए मीडिया को और जनप्रतिनिधियों को रोका गया है। इस बीच एक चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी है ममता बनर्जी की। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी है, ये चिट्ठी देखिए, ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है ज्ञानेश बाबू को। थोड़ा एक्सपोज कीजिए इसको, थोड़ा सा जूम इन कीजिए, समझ में आएगा। ज्ञानेश बाबू को चिट्ठी लिखी है, डियर मिस्टर ज्ञानेश कुमार, इन्होंने चिट्ठी लिखी है ऊपर, और जनवरी 10 आज की तारीख, चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल। और ये चिट्ठी, आई एम डीपली शॉक्ड एंड डिस्टर्ब्ड बाय द मैनर, ये पूरा कि किस ढंग से इन विच इलेक्शन कमीशन जिस ढंग से काम कर रहा है। और इसका एक छोटा सा भाग हिंदी में आपके सामने रख देता हूं। यहां कह रही हैं कि चुनाव आयोग द्वारा चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान आम नागरिकों को जिस तरह से लगातार परेशान किया जा रहा है, उससे मैं यानी ममता बनर्जी बेहद स्तब्ध और विचलित हैं। यह चौंकाने वाली बात है कि एक ऐसी प्रक्रिया जो रचनात्मक और फलदायी होनी चाहिए थी, उसमें पहले ही 77 मौतें, 77 डेथ यानी 77 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 4 आत्महत्या के प्रयास और 17 लोग बीमार पड़कर अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में हैं। कुछ पर्यवेक्षकों द्वारा आम नागरिकों को देशद्रोही करार दिए जाने और बिना किसी उकसावे के मौखिक दुर्व्यवहार किए जाने की चिंताजनक खबरें हैं। यह भी पता चला है कि तथाकथित तार्किक विसंगतियों, जो वास्तव में पूरी तरह से अतार्किक हैं, को राजनीतिक पूर्वाग्रह के साथ चुनिंदा रूप से कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में निशाना बनाया जा रहा है। यह राज्य के योग्य मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का एक जानबूझकर और गुप्त प्रयास है, यहां पर साफ साफ कह रही हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ये चिट्ठी लिखी है, 3 पन्ने की चिट्ठी है, और इसमें अपनी बात यहां रखते हुए इसके बाद इन्होंने सबका नाम भी लिखा है। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री दीपक अधिकारी, मोहम्मद शमी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, और एंड दी महाराज ऑफ भारत सेवाश्रम संघ, इन सबको भी नोटिस भेजा गया। ये सारी चीजें इन्होंने यहां पर लिखा है, लिखकर बताने की कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी। यानी घेराव, एक तरफ ईडी, दूसरी तरफ
प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं। ईडी से लेकर चुनाव आयोग, चारों तरफ इन्होंने मोर्चा खोल रखा है ममता बनर्जी ने, और सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट तक। ईडी, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, बचता कुछ नहीं है और सड़क पे खुद हैं। राजनीति करने वालों को राजनीति सीखनी चाहिए। मैं ममता बनर्जी का ब्लाइंड फॉलोवर नहीं, फेथ नहीं करता। मैं सियासी तौर पर किसी भी राजनेता का, मैं शायद हो सकता है लोगों को लगे कि हम ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे हैं, ये लोग बैठ के तो खूब आप गुणगान कर रहे हैं। यहां समझना चाहिए, राजनीति समझनी चाहिए ममता बनर्जी से कि सड़क से लेकर आप सुप्रीम कोर्ट, ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग, ईडी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, यानी सुरक्षा जांच एजेंसियां, इन सब पे धावा बोल दिया, हमला बोल दिया ममता बनर्जी ने। कैसे देखा जाए इसको, और क्या ये आने वाले समय में सियासी तौर पर देश